नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अब समय हो गया आज दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन सी होने वाली हैं, फिर उनका पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। तो आज की जो पहली खबर हमारी है वो है पीओके में जो विरोध हो रहा है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, उस पर आपको जानकारी देंगे। उसके बाद अगली जो हमारी खबर है वो है एक्स सीएम को पोती और 6 कत्ल और 1 अनजान गोली, सीतापुर हाई प्रोफाइल मामले की पूरी घटना आपको हम बताएंगे। उसके बाद जो हमारी अगली खबर है वो मुंबई होर्डिंग मामले से है। जो अभी तूफान आया था वहां पे होर्डिंग गिरी थी, वहां पे एक आरोपी है जो मिला है, जो हिरासत में लिया गया है, उस पर क्या अपडेट है वो आपको बताने वाले हैं। अगली जो बड़ी खबर है वो है बीजेपी की 400 पार का जो नारा है उसके मद्देनजर जो बीजेपी से सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं आज जनसभा में, उस पर आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। उसके बाद जो हमारी आखिरी बड़ी खबर होने है वो लोकसभा चुनाव का जो 5वां फेज होने वाला है उससे जुड़ी हुई है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का बड़ा विश्लेषण। तो पहली हमारी जो आज की खबर है वो पीओके से जुड़ी हुई है। पीओके में जो विरोध सुनाई दे रहा है, आजादी के नारे लग रहे हैं, बंगाल की रैली में अमित शाह ने जो है बड़ी बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर के रहेंगे। शाह ने श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से हिंसाग्रस्त कश्मीर में शांति बहाली हो चुकी है। अब पीओके में आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं और वहां प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पीओके को वापस लेने की मांग का समर्थन नहीं करने के लिए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन मैं बता दूं कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर के रहेंगे। तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, हमारे देश के, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है पीओके लेकर के रहेंगे। तो ये एक खबर थी। अब हम बात करते हैं आज की और अपनी दूसरी बड़ी खबर की, जो कि एक सीतापुर का हाई प्रोफाइल मामला है। एक्स सीएम की पोती, 6 कत्ल और 1 अनजान गोली, सीतापुर की हाई प्रोफाइल मर्डर केस में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। वो पहले सिर्फ एक कत्ल करना चाहता था, लेकिन एक कत्ल करने के दौरान घर में सो रहे दूसरे शख्स की नींद खुल गई तो उसे दूसरे को भी मारना पड़ा। लेकिन जब उसने एक एक कर 2 कत्ल कर डाले तो उसने सोचा कि तीसरे को भी क्यों छोड़ा जाए। इसके बाद उसने तीसरे को भी गोली मार दी। तीसरा कत्ल करने के साथ ही घर में सो रही 12 साल की एक छोटी सी बच्ची जग गई। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ, दादी और पापा को मरते हुए देखा। उसने कातिल का चेहरा भी देख लिया। फिर क्या था, उसने सबूत मिटाने के लिए इस बच्ची पर भी गोली चला दी, उसकी भी जान ले ली। इसके बाद कातिल ने सोचा अब जब एक बच्ची को मार ही दिया है तो फिर बाकी बच्चे दो बच्चों को क्यों छोड़ा जाए। फिर उसने बाकी 2 बच्चों के सिर पर भी हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया और आखिर में एक एक कर तीनों बच्चों को ऊपर ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया। यूपी के सीतापुर से 10 और 11 मई की रात को एक ही परिवार में हुए 6 कत्ल की कुछ ऐसी ही सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी सामने आई। क्या यकीन करेंगे कि इस कत्ल का खुलासा एक ऐसी गोली से हुआ जिसे कातिल ने चलाया तो किसी और पर था, लेकिन वो गोली अपने टारगेट को हिट करने के बाद दूसरे शख्स के शरीर में जा घुसी। इस वारदात में मारे गए अनुराग सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके सिर में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी हैं। जिस अनुराग पर अपने घर वालों की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने का इल्जाम लगा था, वो तो खुद ही किसी कातिल का शिकार बना था, क्योंकि सिर में 2 गोली लगने का मतलब खुदकुशी करना हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान एक कर अपने सिर में 2 गोलियां कैसे मार सकता है। लेकिन जब सवाल उठता है यदि घर में घुसकर 6 लोगों की हत्या करने वाला अनुराग की मौत को सुसाइड ही दिखाना चाहता था तो फिर उसने उसके सिर में 2 गोली क्यों मारी। दरअसल उसने अपने भाई अनुराग की जिस 12 साल की बेटी को मारने के लिए उसके सिर में गोली मारी थी, वो गोली उसके गले में लगने के बाद आर पार निकल गई। यही गोली फिर से अजीत के भाई अनुराग के सिर में जा लगी, उसी के सिर में व्यवस्थ होकर रह गई, जो बाद में पोस्टमार्टम के दौरान निकली तो इससे बड़े खुलासे हुए हैं। ऐसे में जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी 6 मौतें हत्या के बाद पता चली, पुलिस के शक की सुई घर में मौजूद दूसरे भाई की तरफ घूम गई। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि दोनों भाइयों के पास गांव पालापुर में ही 80 बीघा जमीन थी, जिसका दोनों भाइयों के बीच 40-40 बीघा के तौर पर बंटवारा होना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि दोनों भाई की नज़र एक ही 40 बीघा जमीन के टुकड़े पर थी और दूसरे 40 बीघा में किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर दोनों भाइयों ने सरकार से करीब 30 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था और इसको चुकाने के भार
दूसरे पर डाल रहे थे, जिसे लेकर लड़ाई हुआ करती थी। तो जमीनी विवाद इतने बड़े हत्या के मामले का कारण बन गया। अब हम अपनी अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई होर्डिंग हादसे के आरोपी पर पहले से हैं 23 केस। ये नया खुलासा हुआ है। रेप समेत इन मामलों में आरोपी है। रसूख के चलते बचता रहा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है, जबकि 74 लोग घायल हैं। एनडीआरएफ ने बुधवार सुबह मलबे में दबे 2 और शव निकाले हैं। सोमवार को मुंबई में आई धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के दौरान घाटकोपर के एक पेट्रोल पंप पर 100 फीट लंबा होर्डिंग गिर गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि होर्डिंग क्रैश मामले के आरोपी भावेश भिंडे पर 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें रेप जैसा संगीन आरोपी शामिल है। इस केस में उसे गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद होर्डिंग लगाने वाली विज्ञापन एजेंसी का मालिक भावेश भिंडे फरार है। उसके खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 304 लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भिंडे को जनवरी में बुलंद पुलिस स्टेशन में दर्ज रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। तो अब इसमें जो भी आगे अपडेट होगा आपको हम बताएंगे। अगली जो हमारी बड़ी खबर है वो बीजेपी की 400 सीट आने पर क्या होगा। सीएम हेमंता ने दिल्ली आकर बताया 2 मंदिर और मिल जाएंगे। एक बड़ी खबर है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो वाराणसी में ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाए जाएंगे। हेमंता ने कहा कि अब की बार 400 पार का मतलब है ज्ञानवापी शिवालय, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत में आ जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर लक्ष्मी नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार आरक्षण को और अधिक मजबूती देने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हुए कहा, पिछले चुनाव में हमने कहा था कि राम मंदिर बनाना है और इस बार के चुनाव में जब हम आपके बीच आए हैं तो राम मंदिर बन चुका है, इसलिए अब जीत भी तो बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमने अपने वायदों को पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा, जब कांग्रेस हमसे पूछती रही बीजेपी 405 सीटें क्यों चाहिए, तो मुझे लगा कि इसका जवाब भी होना चाहिए। मैंने बोला है कि जब हमारी 300 सीटें थी हमने राम मंदिर बनाया, अब हमारी 400 सीट होंगी तो मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनेगी और ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का मंदिर बनेगा। तो ये एक बड़ी खबर। अब हम बात करते हैं हमारी आज की आखिरी खबर की जो बड़ी है। 5वें फेज का चुनाव होना है। 20 तारीख को 5वें फेज का चुनाव है। 5वें फेज में देश भर में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस फेज में 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस चरण में यूपी की अवध और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। चलिए आपको बताते हैं कि किन सीटों पर क्या बड़ा मुकाबला है। मोहनलालगंज की लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ जिले में है। यह सीट अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा है। कौशल किशोर के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। वहीं सपा ने आर.के. चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ से अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी मैदान में है और वहीं से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। अमेठी की अगर बात करें तो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी वापस वहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की ओर से, जबकि कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस ने के.एल. शर्मा को मैदान में उतारा है। तो ये बड़ी सीटें जो कि हाईलाइट हैं और इन बड़ी सीटों का मुकाबला देखने वाला होगा। वैसे 4 जून को नतीजे आने हैं। अब वहां देखना है कि बीजेपी 400 पार करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। जो भी होगा आगे आपको बताएंगे। आज की बड़ी खबरें यहीं तक। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल बड़ी खबरों के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।